आणि त्यांचे प्रेत घरच्यांना पोहोचू शकले नाहीयेत. सरकारने काहीही एक सुविधा किंवा कोणता प्रश्न उचलला नाहीये की आम्ही त्यांच्या घरच्यांना न्याय कसा मिळवू किंवा कॉम्पन्सेशन कसं देऊ. पण ते 48 तास व्हायच्या आत आज एका नवीन मंत्रिमंडळाने शपथ घेतली. ही एक लाजिरवाणी गोष्ट या महाराष्ट्रात होती. या सगळ्याची आपण दक्षता घ्यावा, एवढं लक्षात ठेवा मित्रांनो. आणि एवढंच लक्षात ठेवा की आपल्याला ह्यापुढे अशा लाजिरवाणी गोष्ट व्हावी, जी लोक आपल्या सत्तेसाठी कुठल्याही पातळीपर्यंत जाऊ शकतात, यांना आपल्याला ह्या महाराष्ट्रात स्थान नाही द्यायचं, एवढं आपल्या सर्वांनी ठरवलं पाहिजे. एवढंच मानतो मित्रांनो. मित्रांनो, आज जी महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये एक चीज समझ लीजिए, एक चीज पे गौर कीजिए कि आज भारत की सरकार है, यहाँ के सत्ताधारी जो है, यहाँ के सियासत चलाने वाले जो लोग हैं, उनको विकास का, डेवलपमेंट कोई लेना देना नहीं है. उनको सिर्फ बचानी है अपनी सत्ता, अपनी कुर्सियां और अपने बैंक के अकाउंट और अपने पैसे. और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है. अगर दो कौमों के बीच में तो आज ये फैसला करना हमारे हाथ में है कि अगर हम उनके दंगे फसाद की राजनीति का, उनके दहशतवाद की राजनीति को बलि पड़ेंगे. आज हमें ये तय करना है, आज हमें ये निर्धार करना है कि ये महाराष्ट्र की धरती, ये महाराष्ट्र की धरती पर दंगा फसाद का राजकारण हम नहीं होने देंगे, दंगा फसाद की राजनीति नहीं होने देंगे. क्योंकि हम इस धरती पर भाजपा का जो गुजरात मुजफ्फरनगर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे. क्योंकि ये महाराष्ट्र की जो धरती है वो बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, वो छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की धरती है, वो राजमाता अहिल्यादेवी होळकर की धरती है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले की धरती है, वो सावित्रीमाई की धरती है और उतनी ही वो फातिमा शेख की भी धरती है. इतना मैं मानता हूं भाई और बहनों. भाई और बहनों, और यहाँ पे एक सिंपल चीज आप ध्यान में रखिए, अपने जहन में डाल लीजिए कि यहाँ के दो कौम है, सिर्फ दो कौम जो अगर एक साथ आती है वो है हमारे मुसलमान भाई और हमारे बहुजन बांधव. वो अगर एक साथ आते हैं तो वो दंगा फसाद दहशत की राजनीति वैसे की जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं. और अगर उन्होंने निर्धार किया और अगर इन्होंने एक साथ आने का निर्णय लिया, निर्धार किया, तो महाराष्ट्र की धरती पर मोदी और अमित शाह को भी पैर रखने की जगह नहीं रहेगी. इसका मैं मानता हूं. भाई और बहनों, इनकी दंगा फसाद की राजनीति ऐसे ही चलने वाली है, कायम चलती रहेगी. और उसके लिए नए नए नाटक करेंगे, नए नए जुमले लाएंगे. अभी एक नया नाटक मोदी जी सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं, एक नया चुनावी जुमला सामने लाने का कोशिश कर रहे हैं, यूसीसी बोल के, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल के. शॉर्ट में समझाना चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सामान्य नागरिक कायदा. इसका मतलब यह है कि सारे नागरिकों को कौन से भी रिलीजन से हो उनको एक कायदा होगा, सामान्य कायदा होगा. पर भाई और बहनों, ये उनका मकसद नहीं. अब हिस्टोरिकली यूसीसी को देखेंगे तो यूसीसी को बाबा साहब ने डीपीएसटी में डाला था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया था. उसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं लाया गया था. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसी एक जगह है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो तभी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनको लगा कि आगे जाके जो लॉ मेकर्स है, आगे जाके जो सत्ताधारी है, आगे जाके जो भारत की सियासत चलाएंगे, उनके लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक दिशा देने वाले प्रिंसिपल्स रहने चाहिए कि इस पे आगे जाके कभी तो चर्चा हो सकती है, आगे जाके कभी तो अहम बात हो सकती है, शायद से आपको आगे जाके इस पे गौर करना पड़ेगा. इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाए गए थे. पर उसी समय बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये रखी थी कि कौन सा भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं कर सकता है. और भाई और बहनों,
इसी वजह से आर्टिकल 25 ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमको फ्रीडम टू प्रैक्टिसिंग रिलीजन जो देता है, जिसके अंतर्गत हम जो चाहे वो जो कौम का, मजहब का, रिलीजन का, धर्म स्वीकार कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी वजह से यूसीसी जो था, सामान्य नागरिक कायदा जो था, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया। भाई और बहनों, पर अहम मुद्दा आप ये समझिए कि आज जो भाजपा चुनावी जुमला ला रहा है यूसीसी का, वो सामान्यता लाने के लिए ला रहा ही नहीं है, वो इक्वालिटी के लिए ला रहा ही नहीं है, वो यूनिफॉर्मिटी के लिए ला रहा ही नहीं है, वो ला रहा है तो यहाँ के मुसलमान भाई को छेड़ने के लिए ला रहा है। उनको यूसीसी लाना है मुसलमानों का पर्सनल लॉ हटाने को, पर्सनल लॉ डिस्टर्ब करने को। उन्हें यूसीसी इसलिए लाना है क्योंकि उन्हें शरीयत पे हाथ डालना है। नहीं तो आप मेरे को एक चीज बताएं, मनुस्मृति के सामने झुकने वाले को सामान्यता कायदा लाने की क्या जरूरत? जो मनुस्मृति को झुक के सलाम करते हैं, जो मनुस्मृति को सल्यूट करते हैं, जो पूछते हैं, उनको सामान्य नागरिक कायदा लाने की क्या जरूरत है? उनको आज सिर्फ यहाँ का मुसलमान भाई को डिस्टर्ब करना है, और यही उनका षड्यंत्र राजनीति हमेशा चलता रहेगा, और वही हमको रोकना है भाई और बहनों। उससे आगे की एक महत्वपूर्ण बात रहेगी कि हमेशा जब भी यहाँ का मुसलमान एग्रेसिव हुआ है, पॉलिटिकल हुआ है, अपनी बात आगे रखने की कोशिश किया है, तो उनको एक चीज कहा गया है। क्या कहा गया है? कि पाकिस्तान वापस चले जाओ। आप पाकिस्तानी हो, आप बांग्लादेशी हो, आप आतंकवादी हो, आप दहशतवादी हो, आप टेररिस्ट हो, आप एंटी नेशनल हो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप भारतीय हो, यह सिद्ध करो। पर भाई और बहनों, जब भी हमारे सारे मुसलमान बांधव एनआरसी सीए में इंडिया की सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए सामने गए, तो उनको यूएपीए के अंडर जेल में डाला गया। भाई और बहनों, मेरे को एक बताओ, हमारे बच्चों के लिए जेल रिजर्व है क्या? मुसलमान बांधव हमेशा कौन से भी राज्य में जाओ, आप कौन से भी स्टेट में जाओ, ज्यादातर जेला यहाँ के मुसलमान बच्चों से भरे रहते हैं। तो मेरे को एक बताओ, इनके जहन में, यहाँ के सत्ताधारियों के जहन में ये कौन डाला कि जेल हमारे बच्चों के लिए रिजर्व है, और उनका बच्चा घर पे बैठ के बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनने का ख्वाब देखेगा? भाई और बहनों, यही जो राजनीति है दंगा फसाद की, यहाँ का दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, बहुजन, दलित, मुसलमान हमेशा एक ट्रैप में फंसता रहेगा, और इनके बच्चे लोग घूमेंगे एसी गाड़ियों में, लाल बत्ती गाड़ियों में, और बिना कुछ किए यहाँ का आमदार, खासदार और मंत्री और शायद से इस देश को चलाने के सपने देखेंगे, और नागरिकत्व का मुद्दा उठा के हमारे बच्चे हमेशा जेल में जाएंगे। भाई और बहनों, ये राजनीति जो है एक बहुत डेंजरस, खतरनाक मुकाम पे पहुंची है, जहां पे अभी इनका दंगलखोरी, घुसखोरी, दंगा फसाद करना महाराष्ट्र में भी आ गया है। भाई और बहनों, सोलापुर से ज्यादा दूर नहीं कोल्हापुर है, जहां पे पिछले 1 महीने में 2 बार दंगल भड़काने का कोशिश किया गया था। नासिक ईद की कहानी है। नासिक में एक अंसारी नाम के शख्स थे जो मुंबई से जा रहे थे, उनको गोरक्षकों ने रोका और उनको मॉब लिंचिंग यानी सामूहिक हत्या करने आए। और आज जब भी पुलिस को पत्रकार जाके या बाकी के लोग जाके सवाल पूछते, तो पुलिस का जवाब क्या रहता है? नहीं, हमने वो जो होश था वो पुलिस स्टेशन भेज दिया, फॉरेंसिक में भेज दिया देखने को कि बड़े का था या छोटे का था। अरे भाई मेरे, बड़े का था या छोटे का था ये मुद्दा ही नहीं है, आप समझ लो। मुद्दा ये है कि कौन सा भी होश कैरी करने के लिए, रखने के लिए आज एक सामान्य नागरिक की जान ली जा रही है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। वो अहम बात है जिसपे हमको फोकस करना चाहिए, ना कि, और उस पर जांच होनी चाहिए, ना कि वो गोश किसका था। भाइयों, ये राजनीति ऐसे ही बढ़ती जाएगी और हर जगह पे पहुंचेगी। हमारे सोलापुर में ही एक परसों की बात है, ईद की ही बात है, जहां पे एक आदमी विसारी समाज का था ना, पारसी समाज का था, जो गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे बेच रहा था लव पाकिस्तान बोल के, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद करके। जब भी उसको गिरफ्तार किया गया, उसको लोगों को पता चला
कि उसको वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता भी नहीं है वो गुब्बारों पे क्या लिखा, लेकिन उसको गुब्बारे भेजने वाला कौन था इसका नाम अभी तक बाहर नहीं आया है। और जो उसको गुब्बारे बेचने को लगा रहा है वो सच्ची में यहाँ पे दहशतवाद कर रहा है और यहाँ पे दंगा फसाद की राजनीति बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। पर भाई और बहनों, उससे महत्वपूर्ण ये बात है कि आज महाराष्ट्र के जो नागरिक है वो जागरूक हो गए और वो इस सब में अड़कने नहीं वाले, फंसने नहीं वाले। इसलिए वो मस्जिद के बाहर जहाँ पे वो गुब्बारे बेच रहा था, उसी मस्जिद के लोगों ने पुलिस को बोल के रिपोर्ट किया कि हमको नहीं मालूम कि इससे दंगा फसाद हो सकता है, आप इसमें जांच कर लीजिए। और सोलापुर में एक महत्वपूर्ण दंगल बच गई। भाई और बहनों, आगे का एक किस्सा आता है अपने ही सोलापुर का एम्प्लॉयमेंट चौक का, जहाँ पे एक मुसलमान युवक को एक हिंदू युवती के साथ घूम रहा था, इसलिए उतार के बहुत उसकी मारपीट की और उसको बहुत गंदी से पूरे तरीके से पीटा गया। जब वो लड़की से क्वेश्चन किया, लड़की को बोला कि तुम ऐसे लड़कों के साथ क्यों घूम रही हो, तो उसने कहा आमचे कौटुंबिक संबंध आहेत, आमची भाऊ बहिणीची नातं आहे। मित्रांनो, कचरा आहे यांच्या डोक्यात, कचरा पसरवणार पण हण, साफ आपण किती दिवस करायचा। मित्रांनो, आज एम्प्लॉयमेंट चौक मध्ये त्या तरुणीने एक भूमिका घेतली की माझं आणि याचं भाऊ बहिणीचं नातं आहे, कुटुंबाचं नातं आहे। कितीतरी लोक सोलापूरमध्ये आणि अन्य शहरामध्ये कामासाठी, शिक्षणासाठी, वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी एकत्र काम करण्यासाठी दोन जातीमधली, दोन धर्मांमधली लोक एकत्र येत राहतात आणि त्यांना काम करायला लागतं। पण आता त्यांच्यामध्ये काहीतरी गैरव्यवहार आहे, अनैतिक संबंधी आहेत आणि त्यांच्यावरती अत्याचार करणारे हे जे नीच विचाराचे लोक आहेत, ज्यांच्या मनात कचरा पडला असेल, तो जातीवादाचा कचरा असो, तो दोन धर्माच्या मध्ये तिढा निर्माण करून राजनीतिक करण्याचा कचरा असो, किंवा एका महिलेचा किंवा एका पुरुषाच्या मध्ये अनैतिक संबंध असतीलच हे अजून करण्याचा कचरा असो, हा कचरा पुसून काढण्याचं काम सोलापूरच्या त्या युवतींनी केलंय, म्हणून त्यांना सर्वात पहिले सलाम करतो। मित्रांनो, आपल्या सर्वांसमोर एक महत्वाची गोष्ट अशी मांडायची की हे जे दोन पराक्रम होते ते इकडेच थांबणार नाहीये, ते ह्याच्या पुढे वाढत जाणार आहे, ह्याचा अर्थ अजून तीव्र होत जाणार आहे आणि आपल्यावरती, बहुजनांवरती, दलितांवरती, मुसलमानांवरती जो जनाक्रोश आहे आणि जो इकडच्या लोकांचा आक्रोश आहे, भाजप RSS ची दंगल वाढवायची जी पद्धत आहे ती जास्तीत जास्त तीव्र आणि खतरनाक होत जाणार आहे आणि आपल्याला या सर्वांपासून सावध राहायचं आहे। मित्रांनो, आणि ते सावध करायला आपली जशी अवेअरनेस आणि जागृती जशी महत्वाची आहे, तसं आपल्या सर्वांना एक महत्वाची गोष्ट आपल्या सर्वांना लागणार आहे ह्या लढाईत सामील व्हायला, तो म्हणजे एक कायदा जो आपल्या सर्वांना प्रोटेक्शन देतो, जो कोणत्याही महामानवाच्या अपमानाला शिक्षा देतो, दोन धर्मांमध्ये, दोन धर्मांच्या सिम्बॉल्सवरती, त्यांच्या लीडर्सवरती, त्यांच्या महामानवांवरती, कोणत्या पैगंबरांच्या वरती जर कोणी विश्लेषण केलं किंवा घाणेरड्या गोष्टी बोलल्या, चूक गोष्टी बोलल्या, तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई होऊन तो तिकडेच थांबून एक सुरक्षेसाठी, दोन समाजाच्या सुरक्षेसाठी हा एक महत्वाचा कायदा असा मोहम्मद पैगंबर बिल असं वंचित बहुजन आघाडीच्या स्वरूपातनं 2021 साली आपण प्रयत्न केलेला आणि ते सगळ्यांसमोर मांडलेलं। तेव्हाचं सरकार म्हटलेलं की आम्ही तो घेतो, आम्ही तो आत्ताच्या आत्ता अडॉप्ट करतो, बाळासाहेब आपण मोर्चा नका काढू। तेव्हाच्या मोर्चा पुढे ढकलण्यात गेला, ते सरकार पाडण्यात आलं। आत्ताचं सरकार आहे, आपण हा मोर्चा घेणारच नाही, आत्ताचं सरकार पण मोहम्मद पैगंबर बिल याला मान्यता देणार नाही। पण मित्रांनो, आपण उलटा विचार करून बघा, आपण सर्वांनी ऐकलं असेल की भारताची काय नाचक्की झालेली जेव्हा नुपूर शर्मा यांनी काही मनाला येईल ते तारे तोडले आणि वेगवेगळ्या आर्थिक परिस्थितींवरती आपल्याला भारताला सामोरे जायला लागले आणि बऱ्याच ठिकाणी, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला जागतिक पातळीवरती माफी मागायला लागली। मित्रांनो, जर मोहम्मद पैगंबर बिल असतं तर तो काळ आला नसतं, कारण तिकडच्या तिकडे हेट स्पीचच्या खाली त्यांच्यावर कारवाई होऊन ते तिकडच्या तिकडे तो प्रकार थांबवला गेला असता। आणि अशीच आम्ही आशा करतो की या मोहम्मद पैगंबर बिल मधनं जास्तीत जास्त जागृती यावी आणि जास्तीत जास्त जी RSS ची एक षडयंत्र आहे, दोन समाजांमध्ये, दोन धर्मांमध्ये दंगा फसाद करून स्वतःला पोट भरवणं
आणि मतं मिळवणं, त्याला एक थांबवता येईल आणि त्याला कुठेतरी गतांतर आणता येईल. मित्रांनो, पण आपण एक गोष्ट जाणून घ्या की वंचित बहुजन आघाडी एका सातत्याने उभी आहे, लढत आहे. पण ह्या ध्रुवीकरणाचा फायदा दुसऱ्या बाजूला फक्त भाजपला नाही तर दुसऱ्या लोकांना पण होत आहे. इथे जसे काही लोकांनी स्वतःला हिंदुत्वाचा मक्तेदार म्हणून घेतलं आहे, तशा काही लोकांनी स्वतःला सेक्युलरिझमचा पण मक्तेदार म्हणून घेतलेला आहे. आज मुसलमान बांधवांवरती कितीही अत्याचार झाला, कितीही जुल्म झाले, तरी एकही स्वतःला सेक्युलर घोषित करणारा नेता समोरून कोणाचा उभा नाही राहत. मित्रांनो, ज्या लोकांनी इतके वर्ष प्रचार केला की वंचित बहुजन आघाडी दुसऱ्या कोणाच्या तरी सांगण्यावरनं चालतीये, जे खास करून सोलापूरचा आपल्याला लोकसभेचा इतिहास माहिती असेल, इकडच्या मुसलमान समाजामध्ये जाऊन लोकांना सांगितलं की वंचित बहुजन आघाडीला मतं देणं म्हणजे भाजपला मतं देणं, त्या लोकांना आज मी प्रश्न विचारतो, ज्या लोकांना तुम्ही मतं दिलं भाजपला राखण्यासाठी, ती लोक आज बसलीत ना भाजप बरोबर सत्तेत दुपारी 2 वाजता. म्हणून मित्रांनो, येत्या काळात आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की आता ही लढाई सरळ दुरंगी लढाई झाली आहे. ती म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी एका बाजूला आणि बाकीचं जे काही परमिटेशन कॉम्बिनेशन आहे ते दुसऱ्या बाजूला. आणि एक पक्ष आहे ज्याला भारताच्या संविधानासाठी लढायचंय, इकडच्या नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढायचंय, दलित, वंचित, शोषित यांच्यासाठी लढायचंय, बहुजन, आदिवासी, मुसलमान यांच्यासाठी लढायचंय. आणि दुसऱ्या बाजूला एक साथीदार आहे जे कसेही कोल्यांड्या उड्या मारतील स्वतःची सत्ता टिकून ठेवायला, स्वतःचा पैसा टिकून ठेवायला, स्वतःचे शिक्षण संस्था, स्वतःचे साखर कारखाने टिकून ठेवायला. म्हणून मित्रांनो, आता जी पुढची लढाई आहे ती सरळ सोपी आहे. आम्ही सर्वांनी आमचा नेता, आम्ही सर्वांनी आमचा पक्ष, आम्ही सर्वांनी आमची भूमिका ही निवडली आहे. आम्ही फक्त थांबलो तर तुमच्या साथीची, एवढंच म्हणून सांगतो. जय भीम.